हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स का सेकेंड पार्ट, ठीक है, डेट इज़ एंजाइम्स। और इसे हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सिंपल है और इजी क्वेश्चन ही आता है आपका एग्जाम में, चाहे बोर्ड्स हो या नीट हो, ठीक है। और यहाँ से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेट इज़ 4 to 8 मार्क्स इजीली, एकदम सिंपल तरीके से। बस थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। सो आइए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स है। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स जो है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? आपका एक रिएक्शन का स्पीड को, एक रिएक्शन का स्पीड जो होता है, रेट होता है, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली आपका एक कुछ भी कंपाउंड है जिसको प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो जो कंपाउंड है उससे आप बोलोगे सबस्ट्रेट। क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट, जिससे प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो नॉर्मली ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तो चेंज होगा ही, बट वेरी स्लोली होगा। ये रिएक्शन जो होगा काफ़ी स्लो होगा। पर जैसे एंजाइम आ जाता है, ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में काफ़ी स्पीड में कन्वर्ट कर देता है बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? थोड़ा बाद में हम ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। सो एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि आपका इन्फ्लुएंस करेगा डेट इज स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम लगते ही स्पीड जो है ये धड़ाधड़ गोली की तरह बढ़ जाएगा। सो जैसे कि पता है आपको, ऑल एंजाइम्स डेट इज 99.9%, मतलब मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि कौन सा प्रोटीन एंजाइम है आपका? 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है, जो कि उलेन बॉल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फोल्डिंग करके कुछ पॉकेट जैसा से मतलब साइट क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, जहाँ सबस्ट्रेट आपका जुड़ेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट वो एंजाइम का वो एक्टिव साइट में आके जुड़ेगा और वहाँ जुड़ने के बाद वहाँ में कुछ बॉन्ड फॉर्मिंग होगा और फॉर्म होकर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो है चला जाएगा और प्रोडक्ट आपका रिलीज हो गया। तो देखेंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में। सो मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जैसे क्वाटरनरी आपका हो गया प्रोटीन, तो वो एंजाइम नहीं है, ठीक है। सिर्फ टर्शरी प्रोटीन ही मैक्सिमम होते हैं। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। मतलब कि एंजाइम्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा, ठीक है। अब जैसे आपका बात करते हैं पेप्टाइडेज, तो वो आपका जो है पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, ना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ठीक है। सो हर एंजाइम्स का उनका खुद का जो एक्टिव साइड होता है वो स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए, ऑलराइट। और जैसे कि आपको पता है कि ऑल मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, व्हाई? बिकॉज समटाइम्स आरएनए एक्ट एज एंजाइम, और वैसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं राइबोजाइम। आर फॉर आरएनए तो आर फॉर राइबोजाइम, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, इसलिए। तो आरएनए जब एंजाइम के हिसाब से काम करेगा तो उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम, ठीक है। इसका एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोन्यूक्लियस पी। So enzymes form tertiary structure 3 degree with some creative pockets collective site into which the substrate feeds. So enzymes जो होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह ये, बस कुछ डिफरेंस है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो आपका हाई टेम्परेचर प्रेशर में भी काम करते हैं, बट हम लोग का एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर में काम नहीं कर पाता, ठीक है। वैसे कुछ डिफरेंसेस हैं। सो बात करते हैं कुछ प्रिलिमिनरी टॉपिक्स है एंजाइम्स में, डेट इज केमिकल रिएक्शन, कि क्या है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन आपका कोई भी एक केमिकल कंपाउंड 2 तरीके का चेंजेस जा सकता है, या तो फिजिकल चेंजेस या तो केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या है? कोई भी एक कंपाउंड है उसका सिर्फ शेप चेंज होगा, कोई नया बॉन्ड, ना ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना ही बॉन्ड फॉर्म होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा। जैसे आपका आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाना, वाटर, ठीक है, वेपर हो जाना, सिर्फ आपका शेप चेंज हो रहा है, उसका जो ना ही बॉन्ड टूट रहा है ना ही बॉन्ड जुड़ रहा है, वही फॉर्म रहेगा, ठीक है। बट कोई आपका रिएक्शन इस तरीके से जिसमें नया बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, ठीक है, दैट इज की केमिकल चेंजेस, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इन दिस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। इट में बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब और इनऑर्गेनिक रिएक्शन का बात करें तो ठीक है, BOH2 आपका H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो देखिए, बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम और सल्फेट का बीच में बॉन्ड बन गया, न्यू बॉन्ड, और इनके बीच में टूट गया, दिख रहे? बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड टूटा और बेरियम सल्फेट का बीच में बना, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होकर न्यू बॉन्ड्स बनता है केमिकल रिएक्शन में।
सिमिलरली वैसे ही आपका बात करें तो ऑर्गेनिक का अगर बात करें तो स्टार्च जो है हाइड्रोलाइसिस होकर आपका ग्लूकोज बनाता है। मतलब स्टार्च आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के शुगर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ग्लूकोज के साथ, अल्फा डी ग्लूकोज। और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो बॉन्ड टूटा और आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है। और चाहे आपका वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन होने के बाद पर यूनिट टाइम, उसी को आप बोलते हो रेट। रेट मतलब पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जो भी आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसी को आप बोलोगे रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है। और रेट को आप वेलोसिटी भी बोल देगा अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक है। डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड है तो वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है। एंड द रेट ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कंपाउंड्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो ओबियसली जो रेट है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन था, वो ओबियसली चेंज होगा। ठीक है। तो एक जनरल थंब रूल होता है कि जैसे आप 10 डिग्री एंजाइम्स का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही आप मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देते हो, कितना, 10 डिग्री से, तो आपका रेट जो है वो ट्वाइस हो जाता है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है 10 डिग्री बढ़ाने से। वो भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि सपोज एक एंजाइम आपका 25 से लेकर 40 डिग्री तक ऑप्टिमल काम कर रहा है। ठीक है। और अभी आप उसमें 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो आपने अगर 40 कर दिया तो वो डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 40 में काम करने वाला है और आप 80 से 90 करने वाले हो, ऐसा नहीं। ठीक है। उसका ऑप्टिमम रेंज में ही। और अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हो तो उसका जो रिएक्शन रेट है वो हाफ हो जाता है, आधा टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो वही बोल रहा है कि जनरली रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइडर डायरेक्शन। बढ़ाते हो 10 डिग्री तो आपका डबल्स होता है, 10 डिग्री कम करोगे तो आपका हाफ हो जाएगा रेट। एंड रेट ऑफ द एंजाइम कैटालिस्ट, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जो भी रिएक्शन में आपका एंजाइम्स कैटालिस्ट हिसाब से काम करता है उसका रेट ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। ठीक है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आपका रिएक्शन का रेट को 1 करोड़ टाइम्स बढ़ा देता है, डेट इज 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियंस टाइम। कैसे, तो चलिए देखते हैं। हम लोग का बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है। अब अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता एंजाइम, ये एंजाइम अगर नहीं होता तो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कितना मॉलिक्यूल बनता, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट बनता 1 घंटे में, पर आवर। मैं ये नहीं कह रहा एंजाइम से रिएक्शन नहीं होगा, एंजाइम सिर्फ रिएक्शन का रेट को फर्स्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। एंजाइम नहीं होने से भी होता है काम, बस वो स्लो होता है। बट जैसे ही एंजाइम से आ जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो रिएक्शन जो है आपका 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड बनेगा, पर सेकेंड। तो डिफरेंस देख रहे हो एंजाइम आते कितना बार बढ़ गया स्पीड का रिएक्शन, 10 लाख बार रेट बढ़ चुका है। ठीक है। सो हम लोग का बॉडी में जितना भी आपका मेटाबॉलिक पाथवे है, डेट इज आपका कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो। ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब टोटल रिएक्शन इन ए सेल, एंड कैटा मतलब काटना, ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेटिक बायोसिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है। सो हर स्टेप में आपका एंजाइम्स का जरूरत होता ही है। जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है आपका ग्लूकोज जो है 10 रिएक्शन का 10 अलग अलग स्टेप करके आपका अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये 10 स्टेप में, हर स्टेप में आपका एंजाइम्स का जरूरत है। बिना एंजाइम्स का ये नहीं हो पाएगा, बट इट विल टेक्स वेरी स्लो टाइम। ठीक है। सो एंजाइम्स का इतना बड़ा महत्व है। एंजाइम्स नहीं होने से आप अगर जो खाना खाते हो उसको हजम होने में 40-50 साल लग जाएगा, एक बार जो खाओगे। अभी तो आप कुछ भी खाते रहते हो, हम भी कुछ भी खाते हैं, बिकॉज वी हैव गुड, दुनिया भर का एंजाइम्स है, हर चीज़ के लिए एंजाइम्स है। उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है आराम से। ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बोला एंजाइम जो है वो आपका रिएक्ट करता है विद ए सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की मॉडल एक्शन। जैसे एक पर्टिकुलर चाबी से पर्टिकुलर ताला खुलता है, वैसे ही पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रहता है। ठीक है। पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रहता है। तो ये कैसे काम करता है देखिए। तो पहले क्या होता है आपका एंजाइम्स और सबस्ट्रेट रहते हैं।
जो उसका सबस्ट्रेट है एंजाइम्स का जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट आते हैं और ये इसके साथ बाइंड कर लेंगे, तो इसका बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो बाइंडिंग होगा काफ़ी टाइट बॉन्डिंग होता है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मिंग भी होगा और ब्रेकिंग भी होगा, ठीक है। और ये रिवर्सिबल होता है, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, सॉरी ये स्टेप जो है आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब ये जब आपका एक्टिव साइड में आके लग गया, ये रहा एक्टिव साइड आपका, दिस इज योर एक्टिव साइड। जैसे आपका सबस्ट्रेट एंजाइम का एक्टिव साइड में आके लग गया, आप बोल रहे हो क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये इसके साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग करके इस सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब आप इसे बोलोगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ईपी मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ दिस इज नॉट, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो अब रिवर्सिबल नहीं होगा फिर से सबस्ट्रेट में, सो दिस स्टेप इज नॉन रिवर्सिबल। उसके बाद क्या करता है, ये एंजाइम जो है आपका चला जाता है और प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। सो एंजाइम रिएक्शन में सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है एंड इटसेल्फ रिमेन अनचेंज, वो जैसा था वैसे रहेगा, सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी, सो लेट्स सी इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। दिस इंड्यूसेस सम चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज टाइटली बाउंड विथ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। और ये स्टेप आपका जैसे कि मैंने बोला रिवर्सिबल है। द एक्टिव साइड ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अदर मोलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, और अपना फिर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए रिएक्शन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है, एंजाइम का मैकेनिज्म जो इस तरीके से काम करता है। नाउ हाउ डज इट फर्स्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, मेन क्वेश्चन, हाउ डू एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन, तो इसका भी आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ में एक्टिवेशन एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए सी नाउ, ये आपका एक ग्राफ बना के रखा है पोटेंशियल एनर्जी का और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। यहाँ में आपका सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। सो ये देखिए, ये जो एनर्जी है आपका क्या, सबस्ट्रेट का एनर्जी है, ठीक है, सबस्ट्रेट का एनर्जी है। अब इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी से पार होके जाना पड़ता है, कुछ एनर्जी से इसको, कुछ एनर्जी मतलब एनर्जी अप्लाई करोगे तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो जो एनर्जी से पार होता है, ठीक है, ये जो एनर्जी से इसको जंप होके जाना पड़ता है ये, और उसका सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है ये, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप एंजाइम यूज नहीं करते तो बहुत ज़्यादा होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जंप मार के जाना पड़ता है, इसलिए वो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। बट जैसे ही आपका एंजाइम्स आ जाता है तो एंजाइम्स क्या करता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब देखिए, अब आपको ज़्यादा जंप मारने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट बनने के लिए, बस थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। समझाने के लिए बात कर रहे हैं, बस समझ रहे हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, वो जंप करके ही जाना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। सो इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, चाहे आपका एनर्जी दो या एनर्जी रिलीज करो, जो सबस्ट्रेट होता है मस्ट गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट, उसे जंप मारना ही पड़ता है, उसी को आप बोलते हो ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट ये एंड द ट्रांजिस्टेड स्टेट एनर्जी ये, इसका बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और आपका एंजाइम्स क्या करता है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट, उसके बाद देखिए कम कर देता है, तो देखिए यहाँ में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो कि ज़्यादा था, और यहाँ में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। और एक चीज़ यहाँ में समझना ये चीज़ है, चाहे आप एंजाइम यूज़ करो या ना करो, सबस्ट्रेट का जो इक्विलिब्रियम है देखिए सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और प्रोडक्ट भी सेम पोजीशन में जाके बन रहा है, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं हो रहा है, यू कैन नोट डेट डाउन फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि
ये आपका सबस्ट्रेट है, एनर्जी सपोज यहाँ पकड़ लो 10 है, और यहाँ में तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में 5 ही हो रहा है, सपोज एस पकड़ रहा मैं, तो 10 था, प्रोडक्ट जो हो गया तो वो एनर्जी 5 हो गया। सबस्ट्रेट का एनर्जी 10 था, ऐसे एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल में यहाँ कम हो रहा है ना ऑब्वियसली प्रोडक्ट का टाइम में, और प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसका एनर्जी 5 हो गया, इसका मतलब 5 एनर्जी उड़ गया। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो इफ द प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लोअर एनर्जी में है, देन सबस्ट्रेट, देन द रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एनर्जी रिलीज हो गया, डेट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक में आपको कोई एनर्जी नहीं होता, ये रिएक्शन खुद ही हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, और सपोज आपको ऐसा ये है, दिस इज नाउ सबस्ट्रेट, अब मैं बना रहा हूँ आपको, देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी से स्टार्ट करके ये सबस्ट्रेट है, और यहाँ में आपका जाके बना प्रोडक्ट, ये रहा। तो सबस्ट्रेट में 5 था, प्रोडक्ट में आपका 10 हो गया, तो प्रोडक्ट का एनर्जी बना, मतलब आपको एनर्जी देना पड़ा, तो ये क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। ठीक है, सो ऐसा भी ग्राफ पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, सो वही है, इन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स क्या करता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स कर देता है। ऐसे रिजल्ट जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें से, इतना ही कंसेप्ट है, आई होप इसको कंसेप्चुअलाइज कर चुके हैं हम। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, देयर आर वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। बहुत फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, तो इसी को अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर एंड पीएच। सो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही अच्छे से काम करता है, एंड ऑप्टिमम पीएच में ही। अगर एक एंजाइम्स का कम टेम्परेचर आप रखते हो तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, या फिर एंजाइम्स को अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हो तो वो टूट जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। एक ऑप्टिमम रेंज में काम करता है, फ्रॉम 25 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस एवरेज एंजाइम्स। मतलब कोई कोई एंजाइम्स एक्सेप्शन है जो लोअर टेम्परेचर में भी काम करेगा, और एक्सेप्शन ये भी है कि हाई टेम्परेचर में भी एंजाइम्स काम करता है कोई कोई। ठीक है, सो नॉर्मली बात हो रहा है। सो एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो, उससे कम या उससे ज़्यादा ऑप्टिमम वैल्यू से होने से डिक्लाइन होगा एक्टिविटी। लोअर टेम्परेचर में इनएक्टिव होता है एंजाइम एक्टिविटी, हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं हीट से। तो उस समय आपको ग्राफ क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिमम है, तो ऑप्टिमम में मस्त काम कर रहा है। आप जैसे टेम्परेचर यहाँ अगर आपका अगर 5 है तो देखिए कम काम कर रहा है, 35 है तो मस्त काम कर रहा है, पर यहाँ 100 है तो देखिए एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो गया। ठीक है, पीएच का भी वही है, ऑप्टिमम पीएच में काम करेगा 6-7 के बीच में, न्यूट्रल पीएच में 6.5 to 7.5 में। उससे कम क्या है तो एक्टिविटी कम है, और उससे ज़्यादा भी पीएच किया तो एक्टिविटी कम है। ठीक है, एक्सेप्शन सबके होते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ मैं एक्सेप्शन एंजाइम्स का हाई टेम्परेचर में काम करता है, तो वो है आपका टेक पॉलीमेरस, जो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है। इसे हम पीसीआर में यूज़ करते हैं, जो पढ़ा हुआ उसे पता है क्या चीज़ है, ये चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऐसे एक्सेप्शन बहुत है, यहाँ में मेंशन नहीं है, जस्ट मैं बता दिया। एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर में काम करता है, बट आपने देखा एनर्जी जो है वो एंजाइम जो है वो डिग्रेड हो जाता है हाई टेम्परेचर में, 40 से ऊपर गया तो। और कोई कोई थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला थर्मोफिलस एक्वाटिकस, स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर में भी। ठीक है, तो इम्पैक्ट और ग्राफ आपको याद रखना है, जान के रखना है। नाउ विल सी द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आई थिंक रेन आ रहा है। नाउ देखते हैं दूसरा फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताने के लिए मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, सपोज एक्शन रख रहा हूँ। ओके, सो नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में आपका क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सपोज ये पकड़ लीजिए मेरा एंजाइम है, ये एंजाइम है जिसका 5 एक्टिव साइट है, कितना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका एंजाइम है। सो जैसे जैसे मेरा सबस्ट्रेट आएगा, 1 आया तो देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, 2 आया तो भी करेगा, मस्त है।
तो जिससे से आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। 3 दिया सबस्ट्रेट बढ़ेगा, 4 दिया बढ़ेगा, 5 दिया बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट बढ़ाते गया, एंजाइम्स का जितना भी एक्टिव साइट था बढ़ते गया और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते गया। अब देखो इस एंजाइम में 5 एक्टिव साइट था, 5 भर्ती हो गया C। अब इसके बाद अगर आप जितना भी सबस्ट्रेट डालो ना, इस एंजाइम में एक्टिव साइट ही नहीं है, तो कहाँ से और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट का रिएक्शन बढ़ाने के साथ साथ, कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। जब एंजाइम का सारा एक्टिव साइट फुल हो जाता है, उसके बाद आप जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। और इस समय में आप इसे बोलोगे मैक्सिमम वेलोसिटी, रिएक्शन का मैक्सिमम पहुंच चुका है तब। ठीक है, सो वही बोल के है डेट इज से देखिए ये फिगर जो है, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम राइजेस एट फर्स्ट देन रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज नॉट एक्सीड बाय फर्दर इन राइज इन कंसंट्रेशन बिकॉज एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। मतलब सारा एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम है तो सबस्ट्रेट भी कम होगा। सो नो मोर फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स बाइंड टू एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। समझ गए। सो एंजाइम्स का बात करें या सबस्ट्रेट एक्टिव साइट का बात करें, एक ही बात है। सपोज यहाँ बता के रखा है 5 एंजाइम्स है, तो भाई 5 सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है। आप इसमें 1000 सबस्ट्रेट बढ़ा दो तो क्या लाभ होगा। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, पर एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ से जो है ये कांस्टेंट हो गया, मतलब पूरा सेचूरेट हो चुका है, सेचूरेशन पॉइंट आ चुका है आपका। ठीक है, सॉरी गाइस, बज रहे अभी सुबह के 3:30 हो गए और मुझे एक बाइक का आवाज़ आया, तो मुझे सोचा मेरा बाइक कोई ले गया क्या। ठीक है, इसलिए मैं दौड़ के गया देखने। डर लगता है भाई। ठीक है, चोरी वोरी बहुत होता है। तो अभी क्या है आपका, ठीक है, सो ये जो उसके बाद ये क्या होता है, सेचूरेशन आ जाता है आपका। सबसे एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट का सेचूरेशन आ चुका है। उसके बाद आपका जो वेलोसिटी रेट है वो नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ है आपका बात है Km। नाउ व्हाट इज Km। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था आपका 2 साइंटिस्ट ने, माइकलिस एंड मेंटम ने। और Km को कहा जाता है माइकलिस मेंटम कांस्टेंट। क्या, माइकलिस मेंटम कांस्टेंट। तो क्या है माइकलिस मेंटम कांस्टेंट, तो मैं आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ। माइकलिस मेंटम कांस्टेंट सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहाँ आपका जो वेलोसिटी है वो हाफ होता है। एंजाइम रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो हाफ होता है। ठीक है, सपोज यहाँ अगर 1000 था तो यहाँ 300, और यहाँ में पकड़ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 10। ठीक है, सो सबस्ट्रेट का 10 कंसंट्रेशन में जो होता है, सॉरी यहाँ आधा होगा 500। सो जहाँ आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ होता है सबस्ट्रेट का जिस कंसंट्रेशन में, उसी कंसंट्रेशन का बोलते हैं माइकलिस मेंटम कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ अगर आपका 10 था वेलोसिटी मैक्सिमम, तो हमें देखना है कि 5 वेलोसिटी कौन से कितने कंसंट्रेशन में रहता है, मैं ऐसा चेक कर लूँगा। अच्छा, ये कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का मेरा वेलोसिटी आधा कर रहा है, तो इस कंसंट्रेशन को मैं बोलूँगा Km, डेट इज माइकलिस मेंटम कांस्टेंट। ठीक है, सो ऑलराइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और भी कई फैक्टर्स है एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करने के लिए, डेट इज बात करते हैं अब इनहिबिटर के। ठीक है, इनहिबिटर एक ऐसा कंपाउंड होता है, केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। सपोज ये देखिए, ये एक एंजाइम है, फिगर में देखिए। ठीक है, तो इस एंजाइम के लिए ये एक्टिव साइड है उसका, सपोज। ठीक है, और इस एक्टिव साइट के लिए आपका जो है, ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है। सो यहाँ से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट फिगर से समझा रहा हूँ, वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट है। ठीक है, उसका सबस्ट्रेट नॉर्मली ये है, तो ये उसका इनहिबिटर है। ठीक है, सो देखिए इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम को जाके बाइंड करेगा और उसका एक्टिविटी को ऑफ कर देता है, कट ऑफ कर देता है, ना क्या कर देता है। ठीक है, काम नहीं होता उसका। तो अब मुद्दा डिफरेंस क्या है, 2 फिगर का बीच में डिफरेंस क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपका इनहिबिटर एकदम सिमिलर दिखेगा आपके सबस्ट्रेट की तरह ऑलमोस्ट, और कंपीट करेगा एक्टिव साइट के लिए, किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए कंपीट करेगा,
तो ऐसा इनहिबिटर को आप बोलते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें जो इनहिबिटर है दिखने में एग्जैक्ट ऑलमोस्ट दिखता है सबस्ट्रेट के लिए, और किसके लिए कम्पीट कर रहा है? एक्टिव साइट के लिए। तो देखिए यहाँ आके इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड कर दिया और इसको स्टॉप कर दिया, तो ऐसा को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये भी इनहिबिशन का एग्जाम्पल है, पर यहाँ क्या है, आपका जो इनहिबिटर है सबस्ट्रेट की तरह नहीं दिख रहा है और वो एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं कर रहा। इट विल गो एंड बाइंड टू दी एंजाइम अदर देन दी एक्टिव साइट, और उसको इनएक्टिवेट कर देगा। सो ये तो कोई कंपटीशन नहीं मारा एक्टिव साइट के लिए कि भाई मैं जाके बाइंड करूंगा, मैं करूंगा। तो ऐसा वाले इनहिबिटर को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर होते हैं देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो चलिए, दैट इज दिस इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू दिस सबस्ट्रेट। अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर है तो उसे बोलोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। वो सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। एज ए रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड द एंजाइम डिक्लाइंस। एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव जो आपका है इनहिबिशन, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, दुनिया भर का सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, दुनिया भर का सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वही जाके बाइंड कर लेगा कोई ना कोई इससे पहले ही। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को रिवर्स किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ऑलराइट, सो एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस नीट के लिए। एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। सो मेलानोइड है ये, ठीक है। मेलानोइड इज सिमिलर टू सबस्ट्रेट सक्सिनेट। सो इट्स इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है जो सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करेगा, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में। बट मेलानोइड, ठीक है, मेलानोइड है जो दिखता है एग्जैक्ट सक्सिनेट की तरह, और वो जाके आपका बाइंड कर लेगा सक्सिनिक एसिड के साथ। तो सक्सिनेट को बाइंड करने नहीं देगा, और सक्सिनेट बाइंड नहीं करे तो फ्यूमेरिक एसिड बनेगा नहीं, ठीक है, जो कि टीसीए साइकिल में चलता है, क्रेब्स साइकिल में। सो मेलानोइड इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट। ऑलराइट, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम यूज करते हैं बहुत सारा बैक्टीरियल पैथोजन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारा ड्रग्स में इसका इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का जो अभी तक 6 क्लासेस है, और हर क्लासेस में आपका 4 से 12 सब क्लासेस मिल जाएंगे। और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उतना नहीं जाने का ज़रूरत है, बस बेसिक्स में हम समझते हैं सिंपल भाषा में। और लास्ट में मैं एक एग्जांपल्स का टेबल दे दूंगा, उसको देख लेना है बस, ठीक है। सो इसको याद रख लीजिएगा आप, ओथ लील सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, ओथ लील, डेट इज 6 क्लासेस। ऑक्सीडोरिडक्टेस क्लास, ट्रांसफरेस क्लास, हाइड्रोलाइसिस क्लास, एल से लाइसिस क्लास, आई से आइसोमेरेस एंड एल से लाइगेजेस। क्या होते हैं, चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेस, जिसे डिहाइड्रोजनेस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। जैसे एस 2 सबस्ट्रेट है, एक रिड्यूस है और एच ऑक्सीडाइज है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, ये सब एंजाइम्स वैसे होते हैं जो आपका जो देखिए एच जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और जो एच डेस वहाँ ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सब इस कैटेगरी में आ जाता है। एग्जाम्पल का एक चार्ट दूंगा, उसको देख लेना है। ट्रांसफरेस सेकेंड क्लास, ट्रांसफरेस एंजाइम्स, नाम ही है ट्रांसफरेस। तो ये ऐसा ग्रुप के एंजाइम्स है जो ट्रांसफर करेंगे एक ग्रुप को दूसरे से, अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को ट्रांसफर तो यही हो रहा है, ठीक है। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब देना, ठीक है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन लेना। सो ट्रांसफरेस अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप को अगर कोई ट्रांसफर करता है कोई एंजाइम्स, तो उसको हम किस ग्रुप में डालेंगे, ट्रांसफरेस में जाने के, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक रिएक्शन देख रखा है Hg + H-। सो देखिए यहाँ में H- को यहाँ G के साथ बाइंड करवा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ में, ठीक है। G ग्रुप को आपका ट्रांसफ़र कर दिया H- के पास। ऑलराइट, सिंपल भाषा में। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। नाउ ये अगर कोई एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करता है आपका बॉन्ड के बीच में विद द यूज ऑफ
बाय यूटिलाइजिंग वाटर, तो उसे ग्रुप का कैटेगरी को एंजाइम में आप इसमें डालोगे हाइड्रोलाइसिस में। मैक्सिमम सब डाइजेस्टिव एंजाइम इसी कैटेगरी में आते हैं। दैट इज इट कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हो चाहे ईथर हो, ठीक है। एस्टर बॉन्ड हम लोग का कहाँ था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो, प्रोटीन को तोड़ेगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जो शुगर जुड़े हुए हैं, सी बॉन्ड हो, सी हेलाइड बॉन्ड हो, या फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड हो, तो सबको ये तोड़ेगा बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे को डाल दोगे आप किसमें, हाइड्रोलाइसिस में, इस कैटेगरी में। नाउ लाइसिस, ठीक है। लाइसिस में क्या होता है, ये भी आपका क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस ही करेगा। और सियोरी ये भी आपका क्या करता है, ग्रुप्स को ब्रेक डाउन ही करेगा, बट अदर देन हाइड्रोलाइसिस वाटर को यूज़ नहीं करेगा। ये भी ब्रेक बॉन्ड्स को तोड़ेगा बट वाटर का यूज़ नहीं करेगा और रेडियन डबल बॉन्ड छोड़ देगा। डेट इज एक्स सी सी वाई। सो ये क्या करेगा, एक्स वाई को तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया, और बचा क्या, सी सी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड छोड़ देता है। ऑलराइट, एंड आइसोमेरेस। सो हाइड्रोलाइसिस लाइसिस ऑलमोस्ट सेम है। हाइड्रोलाइसिस में वाटर मोलिकुल्स का साथ तोड़ता है, और लाइसिस बिना वाटर मोलिकुल का इस्तेमाल करके बॉन्ड्स तोड़ता है और डबल बॉन्ड छोड़ देता है लास्ट में, ठीक है। आइसोमेरेसिस क्या करता है, आपका ऑप्टिकल हो चाहे जियोमेट्रिकल हो या पोजिशनल आइसोमर, उसको आइसोमराइज करता है। डेट इज ABC को BCA बना दिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्ट्रक्चर चेंज करता है, बट नो चेंज इन केमिकल फार्मूला। सो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आपका अगर बात करो ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है एंजाइम्स की मदद से। सो आइसोमराइज हो जाता है। सो वो सब सारा कैटेगरी एंजाइम जो है इसी कैटेगरी में आएंगे। एंड लाइगेसिस, लाइगेसिस क्या है आपका, DNA लाइगेस, मतलब क्या करेगा आपका, ये दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ेगा। दिस आर एंजाइम्स विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज CO बॉन्ड, CH बॉन्ड, CN बॉन्ड, PO बॉन्ड एक्सेट्रा, ठीक है, विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। सो अभी एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। सो एग्जांपल्स, जितना एग्जांपल्स है इतना देख लेने से काफ़ी है, बस देख लेना है बस, ठीक है। जैसे डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीजिनेस, ऑक्सीडेस, ये सब आपके जो पहला कैटेगरी थे ऑक्सीडो रिडक्टेस के एग्जांपल। ट्रांसफेरेस में ट्रांसएमिनेस एमाइन ग्रुप पर ट्रांसफ़र करेगा। काइनेसिस, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट आया कि नहीं, तो वो सब आ जाता है हेक्सोकाइनेस बाय डेट, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस में आपका एस्ट्रेसेस, सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एंड लाइसिस में आपका आ जाएगा दैट इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेस, फ्यूमेरेस, ठीक है, जो आपका ब्रेकडाउन तो करेगा बॉन्ड का बट विदाउट हाइड्रोलाइसिस। आइसोमेरेस में आपका आ जाएगा जो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा। डेट इज एग्जांपल देख लीजिए यहाँ से बस, डिकार्बोक्सिलेस एल्डोलेस। एंड लाइगेसेस को तो आपको पता ही है, DNA लाइगेस, साइट्रिक एसिड सिंथेसिस, तो बस इसमें से बस आपको एग्जांपल देख लेना है जो ये मैंने दिखाया। बाकी पढ़ने के लिए वो नोट्स काफ़ी था, समझने के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ और टर्म में, दैट इज कोफैक्टर। देखिए, कोई एंजाइम ऐसे होते हैं जो आपका कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन करके ही एक्टिव होते हैं, तभी फंक्शनल होते हैं, ठीक है। सो उस नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट जो प्रोटीन के साथ कोई एंजाइम, ठीक है, बाइंड करके उसको एक्टिव करेगा, उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या, उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। शॉर्टर कोफैक्टर्स, सो दिस आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट बाउंड टू दी एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है। और जो प्रोटीन के साथ ये बाइंड करके उसे एक्टिव करता है, जब तक ये बाइंड नहीं करेगा वो प्रोटीन में, वो इनएक्टिव है, और उस समय प्रोटीन पर्सन ऑफ द एंजाइम को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। सो एपो एंजाइम इनएक्टिव है ये, जब कोफैक्टर आकर बाइंड कर दिया तो ये होलो एंजाइम बन गया, मतलब एक्टिव, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, ठीक है। सो एपो में P आ रहा है, सो दिस आर प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज इनएक्टिव। कोफैक्टर के साथ जुड़ा तो ये एक्टिव एंजाइम बन गया, जिसे आप होलो एंजाइम बनोगे, मतलब कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। और जैसे ये सब एंजाइम से जैसे कोफैक्टर का आप रिमूव कर दोगे तो एंजाइम्स का कैटालिटिक पावर भी लॉस हो जाता है। वो सब पर्टिकुलर एंजाइम कोफैक्टर्स के बिना काम ही नहीं कर सकते, वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स के बिना, ठीक है। और कोफैक्टर्स आपका 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड योर मेटल आयंस, ठीक है। 3 है, और तीनों को एग्जाम्पल्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। सो लेट्स मूव।
कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स क्या है आपका, बेसिकली दे आर ऑर्गेनिक, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है, इनएक्टिव एंजाइम है, उसके साथ टाइटली बाउंड करता है। एग्जाम्पल है हीम, जो कि आपका पेरोक्सीडेज और कैटालेस एंजाइम से, पेरोक्सीडेज और कैटालेस एंजाइम एपो एंजाइम है। वो फंक्शनल एंजाइम तभी बनेंगे जब उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपका कैटालाइसिस करते हैं H2O2 को इनटू ऑक्सीजन, आपका जो पेरोक्सीडेज है वो करता है। और उसमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा, तो हीम। अगर हीम नहीं रहा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरोक्सीडेज आपका इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। सो इसमें यही है, इसका डिफरेंस है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का कि टाइटली बाउंड होता है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, एपो एंजाइम के साथ। और आपका जो है नेक्स्ट डेट इज कोएंजाइम। सो कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है, बस डिफरेंस क्या है कि ये एपो एंजाइम के साथ ट्रांसिएंटली कुछ समय के लिए जस्ट बाउंड करता है, आता है, रिएक्शन करेगा, फिर रिलीज हो जाएगा। पर जो आपका इससे पहले जो था आपका डेट इज हीम ग्रुप, वो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेस के साथ परमानेंटली बाउंड, मतलब टाइटली बाउंड करता है। दोनों ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। और कोएंजाइम्स जो होते हैं दे आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम विटामिन से डिराइव होते हैं, ठीक है। जैसे NAD, NADPH, ये सब कोएंजाइम है जो नाइसिन विटामिन कंटेन करता है, ठीक है। सो मोस्ट कोएंजाइम्स कंटेन विटामिन दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन, ठीक है। NAD दैट इज निकोटीन एमाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। सो इसको ध्यान देना है थोड़ा कि नाइसिन कंटेंट होता है इसमें। एंड आपका जो थर्ड ग्रुप हो गया डेट इज NAD निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, आई फॉरगॉट, भूल जाता हूँ, ठीक है। और NADP में फॉस्फेट एक लगेगा, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, देख लीजिएगा। नाउ लास्ट जो कोफैक्टर है डेट इज मेटल आयन। तो कोई एंजाइम ऐसा होता है जो तभी काम करेगा जब उसमें कुछ मेटल आयन्स हो, जो कोफैक्टर हिसाब से काम करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं आपका, ये सपोज आपका ये है आपका एंजाइम्स, ठीक है, एक्टिव साइड एंजाइम्स का, और ये है आपका सबस्ट्रेट, और ये पेन जो है मेरा, ये है आपका ये मेटल आयन। तो ये क्या कहता है, ट्रांजिशन बॉन्ड बना लेगा बिटवीन एक्टिव साइड एंड योर सबस्ट्रेट, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये अपना हाल ठन को पाल निकल जाएगा। डेट इज दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइड एंड विथ वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दिस सबस्ट्रेट, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके निकल जाएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कोफैक्टर चाहिए होता है मेटल आयन, एंड दैट मेटल आयन इज जिंक। सो जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। तो इसके साथ होता है हम लोग का एंजाइम्स खत्म। एक बार मैं ये कोफैक्टर वाला पार्ट रिपीट करता हूँ। कोको एंजाइम तभी काम करेगा जब उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट आपका प्रेजेंट होगा, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं आपका कोफैक्टर। और जो प्रोटीन पार्ट है जो इनएक्टिव है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। दोनों कंबाइन होंगे तो आपका बनेंगे होलो एंजाइम। कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है और वो एपो एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप है फॉर द एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेस। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक है, बट ये एपो एंजाइम्स के साथ सिर्फ कुछ समय के लिए बाइंड करता है, ट्रांजिशन बाउंड करता है, ठीक है। और कोएंजाइम्स जो है, मैक्सिमम कोएंजाइम्स NAD, NADP जो होते हैं, ये सब विटामिन के डिराइवेटिव होते हैं। दैट इज दिस ऑल कंटेन नायासिन, NAD एंड NADP। सिमिलरली मेटल आयंस जो है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एक ऐसा एंजाइम है जो मेटल आयन जिंक के प्रेजेंस में ही वो अपना काम कर पाएगा, अपना कैटालिटिक एक्टिविटी दिखा पाएगा, ठीक है। तो जिंक इज द कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। सो आई होप गाइस ये जो एंजाइम्स पार्ट है और ये जो पूरा बायोमोलिक्यूल से आपका सब क्लियर हो, ठीक है। डू कमेंट बताइए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and do like and share the video and stay tuned for the next video. Thank you very much. Keep your loves and blessing.